पुष्पिंदर भाई किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मतलब इनके बारे में मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ। आज की डेट में अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, आपका इंस्टाग्राम हो, कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो 1 बिलियन के आसपास कम्युनिटी टच कर जाएगी अगर टोटल यस सब सारे ये प्लेटफॉर्म को मिलाए। यस यस अब आप सोचिए कि इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी कम्युनिटी के ओनर है, और इनके जो पर्सपेक्टिव है ना और इनके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे काफ़ी सारे क्लूज़ मिलते हैं। अगर आप देखो तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में भी, चाहे वो मलेशिया हो क्योंकि मलेशिया में खुद रहते हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, वहाँ की कम्युनिटी के साथ भी इनका उतना ही कनेक्ट है, उतना ही मिलन है जितना कि इंडियन कम्युनिटी। ऑब्वियसली वो तो इनकी प्राइम कम्युनिटी है ही। तो इतना ट्रैवल करना, इतने डिफरेंट लोगों के साथ मिलना, इतने लोगों के साथ बातचीत करना, पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, तो उसके बाद एक नया पर्सपेक्टिव बनता है। और पुष्पिंदर भाई क्योंकि इतने पुराने हैं तो इनसे इनकी एक ना जो एनालिसिस होती है ना चीज़ों को, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। और इनकी एनालिसिस बहुत रॉ, ऑनेस्ट और जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में होती है। पुष्पिंदर भाई वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर आप जो ये देख रहे हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बुल मार्केट आ गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे बुल मार्केट तो अब ये ना बहुत लंबी वाली नहीं है, ये साइकिल थोड़ी डिफरेंट है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार वो साइकिल है कि भाई ये बेयर मार्केट तो ख़त्म, ये मतलब जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन का पैसा आ रहा है। अलग अलग नैरेटिव्स आते हैं और ये हर साल की कहानी है। आपका क्या टेक है? सबसे पहले थैंक यू फॉर लवली इंट्रोडक्शन। आपने बहुत डिटेल में चीज़ें इंट्रोडक्शन दे दिया। तो जो मैं अभी मार्केट देख रहा हूँ, हमने 2017 की भी मार्केट देखी है, 2020 वाली भी मार्केट देखी है, और मार्केट के अंदर नए नए नैरेटिव बिल्ड होते हुए देखे हैं। बट जो ये नैरेटिव है, ये एक ऐसा नैरेटिव है जहाँ पर आप देखो कि एक ऐसी कंट्री, मतलब कोई छोटी मोटी कंट्री होती तो ठीक है, शायद उसको हम काउंट भी नहीं करते, बस यूएस जैसी कंट्री कि वहाँ पर इलेक्शन के अंदर एक क्रिप्टो एक मुद्दा उठ रहा है। आप जरा सोच के देखिए कि इंडिया के अंदर एक क्रिप्टो जैसा मुद्दा अगर उठने लग गया तो कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँचेंगी। तो अब जो चीज़ें हो रही हैं वो एक इंस्टीट्यूशन वाली तरफ जा रही हैं और चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर चल रही हैं। अब ये एक आम आदमी की पहुँच से, जैसे पहले क्या होता था कि एक रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में बिटकॉइन था, अब ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीज़ पहुँच चुकी है। तो अब ये बुल बेयर वाला सिस्टम तो शायद ख़त्म ही हो चुका है, मुझे लगता है। हाँ, हालांकि बुल और बेयर वाली साइकिल भी आएंगी, बट लॉन्ग टर्म में ये बुलिश मोड के अंदर जाना है, क्योंकि ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर जब मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं, और ये लोग वो नहीं है कि यहाँ पर 2-4 पैसे के लिए आए हों, इनका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का प्लान है, और ब्लैक रॉक ने एक मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला जो फ्यूचर है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। और आने वाले हिसाब से अगर आप देखो तो ये बुल साइकिल की जस्ट एक स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है। ये स्टार्टिंग है अभी। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि अभी स्टार्टिंग है। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि ठीक है बिटकॉइन बढ़ रहा है, इथेरियम नहीं बढ़ रहा। आप एक डेवलपर हो, रह चुके हो, आपको टेक्निकल बहुत नॉलेज है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आप मुझे बता सकते हो कि अगर कोई इथेरियम के अंदर होप खो रहा है, वो कह रहा है यार मीम कॉइन बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन बढ़ रहा है, सब बढ़ रहे हैं, इथेरियम में मैं गलत फंस गया, एक फीलिंग तो आ रही है लोगों को, और वो कह रहा है भाई मैं निकल रहा हूँ इथेरियम से। एज अ डेवलपर अगर आपको समझाना हो किसी को जो उसको जिसको टेक्निकल साइड नहीं पता, तो क्या इथेरियम में होप खोनी चाहिए लोगों को? पहली बात तो क्या है कि देखो, हर चीज़ को क्या है कि हम एक प्राइस पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। क्योंकि हम हर चीज़ को क्या है कि आप देखो बहुत सारे मीम टोकन ऐसे भी हैं जो इस साइकिल के अंदर वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप हो चुके हैं, बट बहुत सारे फंडामेंटल जो रियल यूज केस बिल्ड कर रहे हैं, वो शायद हो सकता है उनके अंदर उस लेवल का अभी हमने मार्जिन नहीं देखा, उस लेवल का प्रॉफिट नहीं देखा, उस लेवल के ऊपर पंप नहीं देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो चुके हैं। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वाकई ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, शायद हो सकता है उनकी मार्केटिंग उस लेवल की ना हो। तो सेम अगर हम इथेरियम के ऊपर जाएँ तो इथेरियम आज भी सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट है, और आने वाले टाइम के अंदर भी मुझे लगता है सेकंड नंबर का ही प्रोजेक्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्री के अंदर हमने यूज केस देखे हैं, चाहे वो आप उसके ऊपर कोई भी डिसेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना हो, या फिर कहीं ना कहीं जो इथेरियम का जो यूज़ केस है, जिस लेवल के ऊपर इथेरियम बना है। और अभी मैं खुद बैंकॉक के अंदर था, डेवकॉन के अंदर,
हमने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि इथेरियम को बहुत सारी गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही हैं। तो खाली प्राइस हिसाब से ना देखें, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मुझे उम्मीद है कि इथेरियम भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत सारे इथेरियम किलर आते हैं और वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। हालांकि कुछ इथेरियम किलर ने परफॉर्म किया है अभी, पर हो सकता है वो एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म का हो, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली क्या है कि जब ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर को, इन सब को यहाँ पर दिखेगा कि भाई बिटकॉइन तो एक ऑलरेडी हाइप बहुत ऊपर जा चुका है, तो उनके ऊपर जो सेकंड नंबर के ऑप्शन बचेंगे वो इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट बचेंगे। इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट बनेंगे। पुष्पेंद्र भाई, आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और आपसे दिन प्रतिदिन सवाल पूछती है कि हमें एक नया मीम कॉइन बताइए, पुष्पेंद्र भाई कौन सा मीम कॉइन लें, कौन सा मीम कॉइन अच्छा है। आपको कई बार हैरानी नहीं होती यार कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मीम कॉइन के अंदर भी कोई डिफरेंस हो सकता है? हाउ डू यू मैनेज दैट सिचुएशन? और आपके हिसाब से ये जो यूफोरिया है, ये इसको आप रोक तो नहीं सकते लोगों को, बट ये रियल है, हो रहा है। व्हाट इज़ योर टेक के मीम कॉइन्स के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे इसको प्ले करना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अभी का जो मीम कॉइन का जो साइकिल है और जो मीम कॉइन के अंदर हमें चीज़ें दिख रही हैं वो बहुत अलग लेवल के ऊपर दिख रही हैं। जैसे कि आप देखो कि शायद बाइनेंस क्या है कि ना, ऐसे जो मीम वाले जो प्रोजेक्ट है उनको क्या है कि दूर दूर तक लिस्टिंग की तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता था। हाँ, नहीं करता था। आज के टाइम में क्या हो रहा है, आप देखो कि जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, जो सब कुछ उसके अंदर रेडी है, सारी चीज़ें रेडी है, वो लिस्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप देखते हो अचानक से 2 कॉइन लिस्ट होते हैं और वो पूरी की पूरी जितने भी ऑल्ट कॉइन जो बड़े बड़े फंडामेंटल है, जितना उनको सारों का मिला के वॉल्यूम नहीं है, इतना उन 2-4 प्रोजेक्ट का हो जाता है। प्लस में कॉइन बेस तो क्या है कि लिस्टिंग के मामले में, फिल्टर क्राइटेरिया के मामले में वो तो बाइनेंस का भी गुरु है। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, वो यहाँ पर क्या कि पेपे कॉइन अभी लिस्ट हुआ है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये अचानक से हो क्या रहा है। तो जो मुराद जी ने भी कहा है कि भाई ये सुपर साइकिल होने वाली है, मीम सुपर साइकिल होने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है कि जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। अभी मैंने थाईलैंड के अंदर एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ पर लोगों का जो फोकस है, वहाँ पर क्या है कि जो इवेंट थे वो मीम के अराउंड काफ़ी इवेंट थे। जो फंडामेंटल जो अच्छे आईसीपी का इवेंट था वहाँ पर, और भी कई सारे इवेंट्स थे, उनके अंदर इतनी कम्युनिटी नहीं थी वहाँ पर लोकल, जितनी यहाँ पर क्या कि मीम कॉइन्स की थी। जैसे मूडेंग क्या कि वहीं का कोई जानवर है, मुझे पता ही नहीं था कि वो वहीं का है। वहाँ पर हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर जो चीज़ें देखी, एक एक मीम कॉइन के अंदर 3-3 हज़ार लोगों का साइड इवेंट हो रहा है और लोग ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे दिखे हमें, जब हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर कई सारे लोगों से बात करी, वो इथेरियम बिटकॉइन के ऊपर और उनका फोकस ही नहीं है। बोले भैया नहीं, हमें तो ये बता दो कि, और फिर मैंने थोड़ा सा और डिटेल में गया मीम कॉइन की, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाता, मैंने कहा यार ये होता कैसे, इतना वॉल्यूम डेवलप होना, इतना सब यहाँ पर हम फंडामेंटल लगे हुए हैं, आप वीडियो बना रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम जैसे हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं, बट उसके ऊपर लोग पैसा नहीं डाल रहे। पैसा ही अचानक से मीम कॉइन इतना बढ़ जाता है कि उसकी मार्केट कैप, मिलियंस की मार्केट कैप रातों रात बिल्ड हो जाती है। प्राइस आप देखो 5000% पम, और फिर उसको बाइनेंस लिस्ट कर लेता है, फिर उसको कॉइन बेस लिस्ट कर लेता है। ये चल का क्या रहा है? तो वहाँ पर मुझे मिला कि इनकी जैसे एक तरीके से क्या कि एक ऐसी कम्युनिटी होती है ना, जो हिडन कम्युनिटी, जहाँ पर क्या है कि जिसकी कोई चर्चा नहीं होती, जिसका कोई डिस्कशन नहीं होता। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जहाँ पर एक ही घंटे के अंदर मिलियंस की डील, सीड फंडिंग क्लोज हो जाती है, जितना क्या है कि फंडामेंटल प्रोजेक्ट के अंदर क्लोजिंग। तो वहाँ से थाईलैंड से मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये जो लोग हैं ना, जो लोग हम यहाँ पर क्या कि ऑनलाइन इतना हाइप बना के काम कर रहे हैं, वो हाइप बना के काम नहीं कर रहे। उनके हिडन इतने बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ से वो मिलियंस ऑफ डॉलर विद इन ए फ्यू मिनट्स रेज हो जा रहे हैं। और वहाँ से एक पहले तो क्या कि एक बार फंड रेज हो गया, अब बात आती है कि भाई अब सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन करेगा। अब ठीक है, अब भाई किस इन्फ्लुएंसर को दें, अब किस इन्फ्लुएंसर से बात करें, अब किस एक्सचेंज से बात करें। उसके बाद में वो लिस्टिंग होती है और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर गेम बनता हुआ जा रहा है। एक धीरे नीचे क्या कि ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस कम्युनिटी का बहुत बड़े फंडामेंटल्स कॉइन से कोई लेना देना नहीं है, बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी एक अपनी ऑल्ट कॉइन नहीं, एक ऑल्ट कॉइन रोक तो नहीं सकते आप इसे, लेकिन बट अगर आप इसको एक तरीके से आप कहना इसको ये ऐसे देख सकते हो, जैसे अगर हम इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी देखें तो सबसे बड़ी लिस्टिंग ज़्यादातर क्या है, सबसे बड़ी जो होल्डिंग होती है लोगों की, वो मीम कॉइन्स की ही होती है। तो ये एक एंट्री पॉइंट है, इसको रोक नहीं सकते, बट उससे एक एंट्री हुई, उसके थ्रू हो सकता है काफ़ी लोग आए और लोगों ने जाना, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आप फंडामेंटल बताते हो कि वेब3 क्या है, फ्यूचर क्या है, ग्राफ प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, ये प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल होती क्या है, तो जब वो इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मीम का कंसेप्ट छोड़ के वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म बिलीवर बन जाते हैं। राइट।
सपोज ऑडियंस तो देखो उसको सुनना ही है कि भाई मेरे को तो करना ही है, फिर भी किसी को करना ही है और उसका बजट 100 रुपये का था, वो क्रिप्टो में आया, कैसे प्ले करना चाहिए मीम कॉइन्स को उसको? सो कभी कभी क्या है कि जो 100 रुपये या 200 रुपये या 1000 रुपये वाले माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका टारगेट ये रहता है कि भाई हम बिटकॉइन में 1000 डाल देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2000 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया कि ऐसे कॉइन के अंदर डाल दें जहाँ पर लक लग गया तो वो हो सकता है 1000 के 1 लाख हो जाएं, और नहीं हुआ तो जाने को तो 1000 ही है। तो एक थोड़ा सा कम्युनिटी के अंदर एक नए ये माइंडसेट भी मैंने आ देखा गया है, मतलब ये आ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो कह रहे हैं पूरा रिस्क लेना चाहते हैं। पूरा रिस्क लेना चाहते हैं। और इनफैक्ट क्या कि अभी लाइट कॉइन जैसा प्रोजेक्ट आप देखिए, वो क्या कि मीम कॉइन्स की इमेजेस इमोजी शेयर कर रहा वो है, अपनी पोजीशन को पोजीशनिंग वो कर वो रहा है। मीम कॉइन की तरह पोजीशन लेके जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा हमें क्या कि चेंज होता हुआ दिख रहा है, पर लॉन्ग टर्म के अंदर अल्टीमेटली जहाँ यूज केस होगा, जहाँ चीज़ें होंगी जो किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, वो वहाँ पर क्या कि आने वाले टाइम के अंदर रेगुलेशंस भी आएंगे। जैसे मलेशिया के अंदर क्या है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते आप, वहाँ के एक्सचेंज की बहुत, वहाँ की गवर्नमेंट की प्रॉपर गाइडलाइन है, ये कॉइन होंगे, ऐसे कॉइन होंगे, और ये कॉइन क्या कि आप इन्हीं कॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हो, इसके अलावा आप कहीं ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो आने वाले टाइम के अंदर हमें इस तरह की रेगुलेशन दिखेंगी। जब तक बीम टोकन बन रहे हैं, जो बन रहे हैं और बन रहे हैं, तो चलेंगे भी। फिर आप अभी कई इवेंट्स में गए, टोकन 2049 में, मलेशिया में भी रहे, ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? कौन सा जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, चाहे डीप इन RW, कौन सा आपने देखा जहाँ सबसे ज़्यादा बात चल रही है, और उसमें से आप कुछ बता सकते हो? अगर मैं कैटेगरी का नाम लूँगा तो उसमें आप कुछ बता सकते हो कौन सा प्रोजेक्ट इज़ डूइंग वेल? फिलहाल मैं आपसे पहला सवाल ये कि कौन सा कैटेगरी सबसे ट्रेंडिंग कैटेगरी बन सकती है 2025 की? अभी अगर हम मीम कॉइन्स को छोड़ दें, मीम कॉइन्स तो सबसे बड़ा ट्रेंड है ही। तो अभी तो मुझे ये सुपर साइकिल क्या है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैसे अभी डॉज कॉइन का एक डिपार्टमेंट बन रहा है, आज तो यूएस बना रहे हैं, कल को हो सकता है कि और भी कंट्री बनाएं। तो ये जो ट्रेंड है बड़े लेवल के ऊपर तो मीम नाम पे ही कुछ रहना और भी रख सकते थे, नाम कुछ और भी रख सकते थे। आप देखो डोज कॉइन नाम रख दिया, उससे मीम कॉइन्स को वैलिडेशन ही तो मिली, उसका यूज नहीं है वहाँ, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट एक एजेंसी का नाम मीम कॉइन के ऊपर रख दिया। यार ये कितने बड़ी लेवल है। और वो भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक छोटी मोटी कंट्री करती है, कोई नेपाल करता, कोई भूटान तो करता, समझ में आता है कि मजे तो ले चलो कि चलो ठीक है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। आज आप देखो कि एक कंट्री का नाम, कंट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइवेट कोई ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट मैंने यार आपने कोई जाके इंस्टीट्यूट खोल लिया या फिर क्या कि कोई ब्रांच खोल ली, कोई यहाँ पर जाके ऑफिस स्टार्ट कर दिया, 4 टेबल डाल दी। ये गवर्नमेंट के अंदर वो डिपार्टमेंट होगा जो यहाँ पर क्या कि एक बड़े लेवल के ऊपर लीड करेगा, और जब वहाँ पर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे उनको ना जानते हुए फाइल के ऊपर नाम लिखाएगा हेडर में डॉज डिपार्टमेंट, और वहाँ पर क्या कि वो साइन करेंगे। बताइए क्या चीज़ आप सोचो, इससे ये भी कारण है, पता है, मीम कॉइन्स को लेजिटिमेसी मिली, उनको हिम्मत मिली कि मीम इतने बड़े हो जाते हैं कि अमेरिका के डिपार्टमेंट के नाम कल को मीम कॉइन के पीछे हो सकते हैं। जो काम आज तक इथेरियम, सोलाना और वो नहीं कर पाए, वो काम क्या डॉज कर रहा है। वो काम डोज कर। और प्राइस वाइज भी देखो आप, $0.08 के आसपास का प्राइस। आज आप देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट, चलो हम इथेरियम को ही ले लेते हैं, वो भी 4x नहीं कर पाया अभी तक, वो नहीं कर पाए, लेकिन आप $0.4 के ऊपर चल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर और बड़ी रैली यहाँ पर क्या हमें देखने को मिले। बिटकॉइन का क्या लगता है आपके हिसाब से? जिस हिसाब से इंटरेस्ट बिटकॉइन में इस बार देखने को मिल रहा है, इस बुल साइकिल में टॉप क्या जा सकता है बिटकॉइन? तो अभी तो मैं यहाँ पर क्या कि ऐसे देख रहा हूँ बिटकॉइन को कि बिटकॉइन का बॉटम बहुत जल्दी नहीं हिट होने वाला, और वो बॉटम वाले शायद हमें चांस ही ना मिले। बिटकॉइन अगर यहाँ पर 120 जाता है तो वो करेक्शन होकर बैक हो सकता है कि 95 आ जाए, 98 आ जाए। तो अब तो हमें लगता है कि आने वाला टाइम जो हायर हाई बनाने का है, और हो सकता है हमें ऑल्ट कॉइन के अंदर बुल बेयर देखने को मिलेगा, बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन ने अब एक ऐसा इंडेक्स सेट कर दिया है जहाँ पर एक वॉलेटाइल जो वाली चीज़ें जो चलती थी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर, आज के टाइम में अगर थोड़ा सा भी वॉलेटाइल होगा तो माइकल सेलर बैठा हुआ है, ब्लैक रॉक बैठा हुआ है इधर, बड़े बड़े बहुत, ये तो क्या कि ऐसे लोग हैं जो पब्लिक में कर रहे हैं, प्राइवेट पता नहीं कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होंगे। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड अगर इस साइकिल की देखें तो 150 से लेकर 200 के वाली साइकिल तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। सीरियसली 150 से 200 के मतलब मिनिमम आप लेके चल रहा हूँ। और अभी आप देखो 7000, ये मतलब ऐसा, और इथेरियम का बिटकॉइन के बाद में ही लीड करता है इथेरियम, और इथेरियम के बाद में ही और साइकिल लीड होती है एज पर हिस्टोरिकल डेटा। तो इथेरियम भी 10,000 प्लस तो मैं लेके ही चल रहा हूँ। सोलाना ऑलरेडी अच्छी हाइप दे चुका है, अच्छा पंप हो चुका है, बट 500 कम से कम
इसका 500 भी जाके आप देखोगे तो ये इसका जस्ट एक 2x ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। $500 का मेरा एक जस्ट मैं मेरा पर्सनल भी एग्जिट है। पर्सनल। मतलब अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप अ, हम लोग यहाँ पे ना एक चीज़ को भूल जाते हैं कि हम ये तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी, इतने बड़े इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। सेल्फ कस्टडी को लेके आपको लगता है अभी भी अवेयरनेस कम है और लोग सेल्फ कस्टडी अभी भी नहीं करना चाहते? सेल्फ कस्टडी में जो मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा जो मेजर इश्यू हमें देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो है UI UX का। जो हमें जैसे हमें बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर, बिटकैट या बाईबिट जैसे एक्सचेंज के ऊपर जो हमें एक यूजर फ्रेंडली UI मिलता है, वो अभी उसके अंदर क्या है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जब लोग यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी वज्रएक्स का जो इंसिडेंट हुआ, उससे बहुत लोगों को ये तो समझ आ गया कि भाई क्रिप्टो ख़राब नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे डिसीजन ख़राब थे कि हमने एक जगह ही सारा पोर्टफोलियो रखा। कई सारे लोग हो सकता है कि उसको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर रखें, हार्डवेयर वॉलेट के बारे में सीखें, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में देखें या सॉफ्ट वॉलेट के बारे में देखें। और कई बार क्या होता है कि गलतियों से ही लोग सीखते हैं। कई बार मैं भी हैक के अंदर फंसा हूँ, कई बार मेरा भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से पैसा ऐसा हुआ है कि वो वहाँ से विड्रॉल नहीं हो पाया, फिर देखा अच्छा बड़ा पैसा कहाँ रखना है, बड़ा फंड कैसे डाइवर्सिफाई करना है। तो आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट से लर्निंग मिलेगी, और बाकी जिस तरीके का आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, बाकी यूट्यूबर कंटेंट बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट ग्राउंड लेवल के ऊपर अभी भी अवेयरनेस यही है कि बस मोबाइल नंबर डालो, साइन अप हो गया, और एक जैसे हम ईमेल के ऊपर फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, सारा कुछ रिकवर हो जाता है, सब कुछ बड़ा स्मूथ चलता है। हमें अभी भी क्या है कि उस तरह का UI जो हमारी ऑडियंस है उनको पसंद है। पुष्पेंद्र भाई, आपके हिसाब से पोर्टफोलियो के अंदर हमेशा कितना % एलोकेशन बिटकॉइन और इथेरियम में रहना चाहिए किसी भी शख्स का, चाहे बुल हो चाहे बेयर हो? सो मैं खुद अपना पर्सनली भी बिटकॉइन जो इथेरियम वाला जो पोर्टफोलियो है उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता। मुझे पता है कि मेरे एक लॉन्ग टर्म के साथ टारगेट है, और बिटकॉइन, इथेरियम, आप सोल कह लो, और ऐसे एक दो प्रोजेक्ट कह लो, 4-5 प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरा ऑलमोस्ट 50% फंड है, और 20% के अराउंड मेरा हमेशा USDT के अंदर रहता है। वो उसके दो रीजन, एक तो पहला रीज़न ये है कि अगर आप देखो INR के अगेंस्ट में ऑब्वियसली ऊपर ही जा रहा हूँ, क्योंकि USDT की वैल्यू बढ़ेगी हमेशा आने वाले टाइम के अंदर, और USDT इंडिया से वैसे भी प्रीमियम है। दूसरा रीज़न ये है, कल को मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि कुछ रीजन की वजह से मार्केट क्रैश होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं ऑल इन वन रहूँगा तो शायद हो सकता है कि मैं नीचे DCA नहीं कर पाऊँगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मार्केट यहाँ पर काफ़ी डाउन हुई, वैसे में क्या कि मैं अपने उस 20% USDT से ऐसी पोजीशन ले पाया जो अभी तक क्या कि 40% हो गई। तो वो मेरा एक रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है। तो मेरा 50% मेरा रहेगा कि हाँ, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स के अंदर, उसमें मैं इथेरियम के साथ साथ मैं सोल को और BNB को भी ऐड करके रखता हूँ। मतलब खाली ऐसा नहीं कि सेकंड में 25% में बिटकॉइन और 25% में अगर बिटकॉइन है तो 25% में 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुझे पता है कि ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। पुष्पेंद्र भाई, बाय करने को तो सब बताते हैं, एग्जिट करने को कोई नहीं बताता। आप कभी अपनी जैसे कम्युनिटी को एग्जिट स्ट्रैटेजी बताते हो तो क्या बताते हो कि एग्जिट कब करना चाहिए क्रिप्टो? सो एग्जिट के करने के मैं 2-3 तरीके लेके चलता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, कभी भी क्या है कि अगर कोई बिटकॉइन के अंदर से, मैंने बिटकॉइन ऐसा भी हुआ है मैंने $10,000 पे भी बेचा है, बिटकॉइन मैंने $20,000 के ऊपर भी बेचा है। बट मेरा कुछ पोर्टफोलियो ऐसा भी है जो मेरा हो सकता है कि वो मैं 200K पे भी ना बेचूँ, हो सकता है 300K पे भी ना बेचूँ, मैं उसके लिए शायद और बड़ा टारगेट लेके चलूँ। तो पोर्टफोलियो के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डाइवर्सिफाई करके रखते हो, शॉर्ट टर्म के अंदर, मिड टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर। कुछ कॉइन, कुछ प्रोजेक्ट्स, या फिर मेरा कुछ % ऐसा कि भाई ये तो मेरा रिटायरमेंट फंड है, ये मुझे टच ही नहीं करना। मार्केट जाए, बिटकॉइन कल को 20,000 चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इसमें और ऐड कर लूँगा। तो एक तो पोर्टफोलियो मेरा इस हिसाब का है। दूसरा ये है कि अगर मेरा जो आप कह सकते हो कि बड़ा शॉर्ट टर्म है, इंट्राडे वाला है, कि ठीक है अगर बिटकॉइन 100K गया, मुझे कुछ सर्टेन % निकाल लेना है, नीचे आएगा उससे मैं उससे दोबारा बाय कर लूँगा। और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा जो लॉन्ग टर्म वाला है वो वहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो वैसे करके मैं थोड़ा सा क्या कि ना मिक्स एंड मैच करके और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रखता हूँ। तो जो एग्जिट प्लान है वो हमेशा क्या है कि वो एक प्रॉफिटेबल वाले सिनेरियो में रहता है। मतलब देखो, एग्जिट किसी को टॉप नहीं पता और एग्जिट किसी को बॉटम नहीं पता। तो हमेशा जब हमारी स्ट्रेटजी इस तरह की रहती है कि मेरा टारगेट ये है कि मुझे कल को ये वाली कार लेनी है, या कल को मुझे ये वाला घर लेना है, या कल को मुझे अपने पर्सनल फैमिली के लिए, मुझे बच्चों को बाहर भेजना है एजुकेशन के लिए, या कुछ भी है, तो मेरा टारगेट ये है, इतना फंड मेरे पास में होना चाहिए। और ये फंड कब होगा
मेरा ये टारगेट है, इस फंड पे जब हो जाएगा तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर लूँगा। क्योंकि अल्टीमेटली अब अपना जब हम 24/7 में काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या कि कुछ मनी विड्रॉल भी चाहिए, अपने एक्सपेंस भी होते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत सारे। ये तो है, ये तो है, एब्सोल्युटली। और आपका इंडिया का विजिट कैसा चल रहा है? आप घर जाएंगे? मैं एक बार घर होके आया हूँ और फिर आज स्टे करूँगा हम यहीं पर, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे फिर अपना घर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबसे मिलोगे? सबसे मिलेंगे। सब तो कैसा लगता है जब आप इंडिया इतने दिन बाद आते हो? तो मतलब टाइम तो मिलता नहीं होगा सबसे मिलना जुलना, और फिर सारे मिलके ये भी कहते हो कि बुल मार्केट में वापस आए तो कुछ कॉइन बताते जाओ, तो क्या बताते हो उन्हें? जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कि भाई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते पापा हैं। देखते वीडियो? पापा देखते हैं, लेकिन क्या है कि उनका उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता कि हाँ जी हाँ क्या है, उन्हें पता है कि भाई ठीक है, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उनसे आउट ही रहती हैं वीडियो। बट जो फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं वो डेफिनेटली पूछते हैं कि भाई आपने ये सब कैसे किया, इतना कैसे किया, ये बिल्ड कैसे किया, तो उनको जो भी सजेशंस होते हैं अपनी तरफ से वो बेस्ट बताने की कोशिश। राइट। तो ये थे यार पुष्पिंदर भाई, मतलब आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताई, एग्जिट स्ट्रैटेजी का बताया, और आपको फिर आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर्स मिले सब ने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो आपको करके सिखाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा पुष्पिंदर भाई ने ऑनेस्ट एक चीज़ बोली कि मीम कॉइन्स आर हियर टू स्टे। यार आप रोक नहीं पाओगे, उल्टा और ख़तरनाक कम्युनिटीज़ बन रही हैं जिनको रिस्क लेना है, और वो बहुत अर्ली टेलीग्राम ग्रुप्स में एडेड हैं, और ये साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ड्राइव हो रहा है, एंड ये और बड़ा बड़ा होगा, इनफैक्ट ये कम नहीं होगा। और ये सुन के मुझे हैरानी हुई, एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि बट आपको सतर्क रहना है। आप देखो, आपको नहीं पता है कि अब आप कौन से पॉइंट पे एंटर कर रहे हो, यहाँ से डंप भी हो सकता है। मीम कॉइन्स की कोई फंडामेंटल बेसिस तो होती नहीं है, बैग पकड़ के बैठे रहोगे, अगले साल और नए मीम कॉइन्स आ जाएंगे, पुराने वाले लुप्त हो जाते हैं, इससे पिछले वाले बुल साइकिल वाले मीम कॉइन्स का आता पता नहीं है। तो आपको बहुत ही सतर्कता के साथ इसमें चलना है। हमेशा अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी जो ब्लू चिप्स हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे भाई ने बताए, तो उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ ऐसे कैटेगरीज में अगर आपको कुछ नाम लेने हो, एक दो, जैसे डीपिन में आप या आरडब्ल्यू में कुछ नाम लेना चाहेंगे, कुछ क्या आप जो बहुत बुलिश हो जिनको लेके? अभी आरडब्ल्यू में मैं ओंडो फाइनेंस के ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और हालांकि प्राइस अभी उस लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहा है। $1 तो अभी कर गया। हाँ, बट लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जिस लेवल के ऊपर इसके अंदर हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये एटलीस्ट 2 डिजिट तो मैं इसका लेके चल रहा हूँ कि उस 2 डिजिट मतलब डबल डिजिट में जा सकता हाँ है, 10-12। डबल डिजिट के आसपास, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अभी ये इसकी स्टार्टिंग है, और अभी भी आरडब्ल्यू सेक्टर के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर काम नहीं हुआ है। कम। तो जब चीज़ें टोकनाइज होंगी, चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म का। और डीपिन में? डीपिन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। L2s में? L2 में अभी मैं थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर जो अभी ये पोल है इसको देख रहा हूँ, क्योंकि पोल के अंदर अगर आप देखोगे मैटिक ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसका अभी आप कह सकते हो माइग्रेशन हो गया, और उस माइग्रेशन के बाद में भी काफ़ी इन्होंने थाईलैंड के अंदर भी पार्टनरशिप करी है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, वहाँ भी इवेंट्स जहाँ भी है, और मैटिक सब जगह है, लगभग पॉलीगन की बात सब जगह होती है। और आज एक बात और भी है पॉलीगन के साथ में, आज हम कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर जाके ये कह सकते हैं कि भाई हाँ यार हमारे यहाँ का यार पॉलीगन है, और वो लोग क्या कि पॉलीगन को के फाउंडर्स को प्लस में क्या कि पॉलीगन के ऊपर कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं। तो एक पॉलीगन एक वन ऑफ द बिग प्रोजेक्ट है जो इंडिया का, जब हम जाके बाहर किसी को मतलब कम से कम एटलीस्ट क्या कि नाम से बोल सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, और लोग उसको बोलते हैं कि हाँ भैया ऐसा प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो अभी जिस जोन के अंदर चल रहा है 0.4 के आसपास, 0.35, एक अच्छी एंट्री है। AI के अंदर? AI के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर पैसा नहीं डाल रहा हूँ। कई सारे कॉइन हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बहुत बड़ी हाइप मुझे अभी देखने को नहीं मिल रही है। जो मुझे अभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो थोड़ा सा क्या कि अगर मैं ट्रेंड वाइज बात करूँ, वो मीम की तरफ ही देखने को मिल रही है। प्लस में जो ऐसे प्रोजेक्ट है जैसे सोलाना के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और जैसे जुपिटर है सोलाना के ऊपर, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मुझे लगता है कि और जुपिटर एक्सचेंज भी मलेशिया का है, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बिल्ड करी हैं। इथेरियम के साथ साथ में अगर मैं बात करूं कुछ और एक दो, जैसे अभी एक प्रोजेक्ट है लिंक, चैन लिंक,
चैन लिंक अभी भी $13-14 के आसपास चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एंट्री है। आने वाले टाइम के अंदर जिस लेवल के चैन लिंक ने यूज केस बिल्ड करे, काफ़ी अच्छा हमें ये देखने को मिल सकता है। और लेयर वंस में लेयर वन में अभी की जो कंडीशन चल रही है, अगर हम यहाँ पर कहें कि सोल का एक करेक्शन देखने को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि सोल के अंदर सोल ऐसा लग रहा था जब FTX ख़त्म हुआ तो सोल ख़त्म हो जाएगा। $8 तक सोल आया कि आप अगर सोल को इथेरियम के पेयर के अंदर देखोगे तो सोल ऑल टाइम हाई है। लेकिन जैसे हमने मार्केट के अंदर लास्ट कुछ टाइम में देखा, फंडामेंटल कॉइन्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना यहाँ पर बीम जैसे प्रोजेक्ट ने या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ने परफॉर्म किया जिनसे हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। प्लस में क्या है कि मैं नेटिव टोकन के ऊपर भी थोड़ा फोकस करूँगा। जैसे बाइनेंस का कॉइन है, बाइनेंस बहुत कुछ बिल्ड कर रहा है और इनफैक्ट आज बाइनेंस के इवेंट में ही हैं हम, तो BNB काफ़ी शांत बैठा हुआ है, BNB के ऊपर हमारा फोकस जा सकता है। और जो नेटिव टोकन की कब एक बार हाइप आती है, जैसे बहुत सारे लॉन्च पूल भी हमें आने को देखने को मिलेंगे, अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी जहाँ पर फंडामेंटल ऑल्ट कॉइन का यहाँ पर सीजन अच्छा सा हमें देखने को मिला, तो बाइनेंस एक दिन में हो सकता है 4 प्रोजेक्ट भी लिस्ट कर दे। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि एक महीने में पहले एक महीने में शायद एक लिस्टिंग आती थी, और जब वो लिस्टिंग होती थी तो पूरा उसका हाइप बन जाता था। अब आप नोटिफिकेशन कब डीलिस्ट हो रहा है, कब लिस्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। अब वो सिनेरियो चल रहा है, और ऐसे में क्या है कि मुझे लगता है कि जो एक्सचेंजेस भी हैं उनका भी ये रहेगा कि आज ये प्रोजेक्ट है, कल को ठीक है ये डीलिस्ट हुआ, दूसरा नया ऐड करो। तो एक एक्सचेंज भी अब वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं जो एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता था कि 6 महीने प्रोजेक्ट की स्टडी हो रही है पूरी, उसके बाद में कंफर्मेशन नहीं है। आज के टाइम में ऐसा भी होता है कि एक्सचेंज से लिस्टिंग से पहले बहुत सारे लोगों को, हिडन लोगों को इन्फॉर्मेशन या मार्केट में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच जाती है। तो जो ये चीज़ें हैं, जो हमारा जो 2021 के अंदर हमने एरा देखा था, ये 2024 और 2025 थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। राइट। आप देख सकते हो कि आज की वीडियो में कितने सारे अल्फ़ा शेयर हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर हुई हैं। आई थिंक ये एक बड़ा ही अमेजिंग, और इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी रही। और पुष्पेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। फिजिकली 1 to 1 मिलना बहुत मुश्किल होता है, पहले मलेशिया में मिले थे, आज इंडिया में मिले, तो कल को उससे पहले सिंगापुर में मिले, उससे पहले दुबई में मिले। चलिए और ऐसे हो मिलते सकता है रहेंगे। कि आज नेक्स्ट जो अपना पॉडकास्ट हो, अपना वीडियो हो, वो और किसी कंट्री से हो। और किसी कंट्री में चलिए। Thank you चलिए very विद दिस, और थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट पुष्पेंद्र भाई। थैंक यू।